किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के द्वारा जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले उसे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग के तौर पर लिस्ट किया जाता है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है और 10 से 15 दिन में रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो एनएफओ में जो बेस प्राइस होता है 10 रुपये, वो फिक्स है कि हमेशा एनएफओ का प्राइस 10 रुपये ही होगा। तो उस बेस प्राइस के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसके बेस प्राइस यानी एनएवी से डिवाइड करके टोटल उसे 100 यूनिट्स अलॉट कर दिया जाएगा जब भी उसका अलॉटमेंट डेट होगा। और अलॉटमेंट डेट के बाद से जब यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं तो पर्टिकुलर एक डेट पर वो जो एनएफओ था वो कन्वर्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में, और अलग अलग जितने भी एक्सचेंज होंगे या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे वहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं नए फंड को लेकर के कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के मन में ये भी उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि चूंकि इसका बेस प्राइस यानी एनएवी बहुत कम है तो उस कंडीशन में जब इसका बेस प्राइस बढ़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, और इस वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर केवल बेस प्राइस को देख करके ही एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो कि एनएफओ और नए म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो भी फैक्ट के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया सर के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे इज इट बेस्ट टू ज्वाइन अ एसआईपी इन इट्स लॉन्च डेट, यानी जब भी म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है तो क्या हमें उसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर कि एनएफओ जो कि नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है 10 रुपये के प्राइस पर, और एक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड जो कि अवेलेबल है उसी कैटेगरी में और उसका बेस प्राइस मान लीजिए 1000 है, मतलब कि उसका एनएवी का रेट 1000 है, तो क्या ये 10 रुपया वाला हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देगा और ये हमें कम रिटर्न देगा। तो इसको समझने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो उस म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक शामिल हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिटर्न दे रहा है। मान लीजिए कि इन दोनों प्रोडक्ट में सेम स्टॉक्स शामिल हैं। मैं कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए सिर्फ एक स्टॉक लेकर के चलता हूं कि दोनों में मान लीजिए एक स्टॉक है, और चूंकि दोनों में स्टॉक कॉमन है तो एक साल में रिटर्न भी सेम देगा। मान लीजिए ये प्रोडक्ट 10% का हमें रिटर्न दिया और स्टॉक सेम है तो ये भी हमें 10% का रिटर्न देगा। तो अगले साल जो इसका एनएवी होगा वो 10% से बढ़ जाएगा, यानी कि 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका अगले साल एनएवी कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 11 रुपया, और इसका 10% अगर आप निकालेंगे 1000 का 10% तो वो कितना आएगा 100 रुपया आएगा, यानी कि अगले साल इसका एनएवी कितना हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा। कितना 1100 रुपया। तो हमें ये देखने को हमें ज़रूर लगता है कि 10 रुपये से सस्ता मिल रहा है तो हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एनएवी का प्राइस जो होता है वो कभी भी आपके रिटर्न को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और अगर जितना स्टॉक्स आपका प्राइस रिटर्न दे रहा है उसके हिसाब से आपका एनएवी कम या फिर अधिक हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एनएवी 10 रुपया में मिल रहा है या फिर 1000 रुपया में मिल रहा है, उससे कभी भी आपका रिटर्न डिसाइड नहीं होगा। भले आपका 10 रुपया में मिल रहा हो या फिर 1000 या फिर 1 लाख में, उससे आपके रिटर्न पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनके मन में ये शंका होती है कि एनएवी चूंकि हमें 10 रुपये पर मिल रहा है एनएफओ का तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में जितने उस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स होंगे उनके परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपका रिटर्न तय होता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहां तक। ठीक है, चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या एनएफओ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इससे पहले आपको अपने आप से खुद कुछ प्रश्न पूछने होंगे कि क्या उस कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का एनएफओ लॉन्च हुआ है उस कैटेगरी की आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रख रखा है, मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रख रखा है, और अब उसे रिक्वायरमेंट है एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की। तो अब यहां पर उसके पास रिक्वायरमेंट है उस कैटेगरी की, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की, और अगर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो उस पर विचार कर सकता है। मैं क्यों विचार करने की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं ऐड करने की बात कर रहा हूं, वो आगे आपको पता चलेगा। मैं अभी केवल इस वीडियो में ये बोल रहा हूं कि उस कैटेगरी पर वो विचार कर सकता है कब, जब उस कैटेगरी की उसको रिक्वायरमेंट होगी और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उस पर वो विचार कर सकता है, यानी रिक्वायरमेंट है तो उस पर विचार किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि क्या ऑलरेडी उस कैटेगरी में दूसरे एएमसी का आपके पास प्लान तो नहीं है। अगर ऑलरेडी है तो आपको एनएफओ से दूर रहना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया।
अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि म्यूचुअल फंड की दो मेजर कैटेगरी, पहला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और दूसरा इंडेक्स फंड। अब जब भी एनएफओ आएगा तो वो या तो इंडेक्स फंड का होगा या फिर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड का होगा। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ऐसे म्यूचुअल फंड जिसको एएमसी के द्वारा एक फंड मैनेजर अलॉट किया गया है और वो एक्टिवली सारे स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को पिक करता है रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। यानी कि यहां पर स्टॉक का सिलेक्शन किस बेस पर होगा? यहां पर स्टॉक्स का सिलेक्शन फंड मैनेजर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और फंड मैनेजर किसी स्टॉक को लेकर के अगर बायस्ड है तो जाहिर सी बात है उसका रिटर्न भी उससे प्रभावित हो सकता है। वहीं पर जो पैसिव फंड होते हैं ये एक्टिवली मैनेज नहीं किए जाते हैं, यानी कि यहां पर कोई भी फंड मैनेजर अलॉट तो किया जाएगा लेकिन फंड मैनेजर अपने बेसिस पर कोई भी रिसर्च या फिर एनालिसिस नहीं करता है, बल्कि जो एक्सचेंज के द्वारा इंडेक्स बनाया गया है और जिस प्रपोर्शन में स्टॉक्स उसमें शामिल है, फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। यानी कि यहां पर फंड मैनेजर एक्टिवली किसी भी स्टॉक को लेकर के बायस्ड नहीं हो सकता है। तो अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है और उसका एनएफओ आया हुआ है यानी नया म्यूचुअल फंड है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। और अगर कोई इंडेक्स फंड का एनएफओ आया हुआ है तो अगर आपके कैटेगरी में, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी की ज़रूरत है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने स्क्रीन पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को देख पा रहे होंगे और इस सारे एएमसी के म्यूचुअल फंड्स को मैंने अरेंज किया हुआ है पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पर जो रिटर्न वाइज म्यूचुअल फंड आ रहा है बंधन स्मॉल कैप, जो जिसने हाईएस्ट रिटर्न लगभग 68.5% का जनरेट करके दिया हुआ है। और उसके बाद से मैं नीचे चला जाता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं और पिछले 1 साल में अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 38.48% का रिटर्न इसने जनरेट किया हुआ है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट पकड़िएगा, इन्वेस्टमेंट या फिर सजेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, प्रॉपर रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो एक्सिस स्मॉल कैप का 1 साल का रिटर्न है 38.48, और वहीं पर जहाँ पर हम लोग बात करें अगर बंधन एएमसी का जो रिटर्न है 68.68, दोनों के बीच में अंतर में आप देख लीजिए लगभग 30% का अंतर है। कितना? 30% का। और 1 साल में 30% का अंतर बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है आपके ओवरऑल रिटर्न में। अब ऐसा गैप क्रिएट क्यों होता है? देखिए, ये एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर जिस हिसाब से स्टॉक्स को पिक करेंगे, अगर वो रैली दे रही होगी या फिर मोमेंटम में होगी तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न बना करके दे रही होगी। और दूसरा, अगर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है और उनके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को पिक कर रखा हुआ है, मान लीजिए कि वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है, किसी भी कारणवश हो सकता है उनका मोमेंटम में ना हो वो स्टॉक्स, या फिर हो सकता है कि उसमें रैली ना हो जिसकी वजह से वो रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। यही मेन गैप होता है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में। यानी एक ही कैटेगरी के अलग अलग एएमसी का अगर आपने एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड लिया तो उसमें रिटर्न में बहुत बड़ा गैप हो सकता है। ये शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, मैं 1 साल का यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा ये गैप धीरे धीरे कवर अप होते चले जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे, अगर 4 से 5% का भी अगर आपका रिटर्न में गैप होता है तो लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों के कॉर्पस में अंतर देखने को मिल जाएगा। इस वजह से अगर हमारा लॉन्ग टर्म में इतना भी रिटर्न में गैप होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में अगर पिछले 3 साल के टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो जेएम फ्लैक्सी कैप नंबर 1 पर आता है लगभग 27% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ। वहीं पर जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एवीएम है और मोस्ट पॉपुलर पराग पारी की बात करें तो पिछले 3 साल में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है वो 17% का रहा है, ठीक है? अब यहां पर देख लीजिए रिटर्न में तो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन अगर इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि इतना बड़ा गैप आ क्यों रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को देख पा रहे होंगे और सबसे पहले मैं आपको इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको पूरा खेल समझ में आएगा। यहां पर अगर मैं दिखाऊं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इन्होंने इक्विटी में 99% होल्डिंग रख रखी है और डेट और कैश में 1% इन्होंने होल्डिंग रख रखी है। इनका लार्ज कैप का एक्सपोजर देखिएगा 44.6% का है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है स्मॉल कैप में, जिसमें लगभग 39% का इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है और मिड कैप में इन्होंने एक्सपोजर लगभग 16% का ले रखा है। अब ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर हम लोग मिला दें तो देखिए ये कितना हो जाता है, ये 39 और इसको अगर हम लोग 15 मान लें तो
54% का एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मिड और स्मॉल कैप में रख रखा हुआ है। अब जब मिड और स्मॉल कैप अब अगर पिछले 2 साल 3 साल से आप देख रहे होंगे तो अच्छा खासा रैली दे रहा है लार्ज कैप की तुलना में, तो जाहिर सी बात है जेएम फ्लेक्सी कैप ने अपना आधा से ज़्यादा एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में रखा हुआ है, तो रिटर्न तो ज़्यादा आएगा ही। वहीं पर अगर आप पराग पारिक की बात करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर पराग पारिक का प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे, और अगर इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें जिससे और ज़्यादा पिक्चर आपको साफ होगी, तो यहाँ पर हम लोग फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी कैश होल्डिंग को काफ़ी बढ़ा लिया है, लगभग 18% ये कैश होल्ड करके रख रहे हुए हैं, क्योंकि ये इस उम्मीद में है कि हो सकता है मार्केट में हैवी करेक्शन हो और जिसके बाद से ये अपना कैश को कम करेंगे और इसको इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में। इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 81% के आसपास है। लार्ज कैप में देखिए यहाँ पर 60% है, मिड कैप में सिर्फ 5% है और स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ 4.5% के आसपास है। अब आप देख लीजिए मिड और स्मॉल कैप को मिला करके इनका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, लगभग 9.8%, और वहाँ पर कितना था 54% का। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा रिटर्न कौन देगा, मिड और स्मॉल कैप जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो ये जेएम फ्लेक्सी कैप का था, ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप का था, तो जेएम फ्लेक्सी कैप आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये रिस्क भी साथ में ज़्यादा लेकर के आ रहा है। वहीं पर पराग पारिक आपको कम रिटर्न दे रहा है, तो वो रिस्क भी कम करके आ रहा है, क्योंकि अगर हैवी करेक्शन हुआ तो मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी से गिरेंगे लार्ज कैप की तुलना में। तो नो डाउट जेएम फ्लेक्सी कैप अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और पराग पारिक में रिस्क कम है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा, और ये चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब इस फंड को कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय हो चुका होगा, तभी तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होगा जिसके आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है या फिर किस बेस पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका एक्सपोजर किस में ज़्यादा है किस में कम है। ये आपको तब पता चलेगा जब कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल पुराना फंड होगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड कोई एनएफओ के तौर पर लॉन्च हो रहा है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, उसमें कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 10 रुपये के बेस प्राइस से वो लॉन्च तो जरूर हो रहा है, लेकिन एनएवी से आपका रिटर्न तय नहीं होता है, बल्कि उस स्टॉक्स कौन कौन से पिक उस फंड मैनेजर ने किया है उससे आपका रिटर्न तय होता है, और साथ ही साथ इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है उससे भी आपका रिटर्न तय होता है। जैसे कि आपने देख लिया स्मॉल कैप कैटेगरी में, मैंने आपको दिखा दिया कि 1 साल में 30% रिटर्न का गैप आ जा रहा है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अंतर होगा तभी इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। यहां पर हमने बात कर ली एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की। अब बात करते हैं पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड की। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, क्योंकि ये पुराना इंडेक्स है और इस पर बहुत सारे ऑलरेडी एएमसी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, इंडेक्स फंड अवेलेबल हैं, इस वजह से मैं इस इंडेक्स फंड को ले रहा हूं, ठीक है, और ये बहुत पुराना इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग एएमसी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को मैंने यहां पर कंसिडर किया हुआ है। अब अगर पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से मैं सबको अरेंज करूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, डेटा देख करके आप चौंक जाएंगे। किसी भी एएमसी का आप उठा लीजिए, रिटर्न देखिए लगभग 27.65, 27.79, 27.71, इसके बाद से देख सकते हैं 27.72, 27.71, 27.76, लगभग आपको सेम रिटर्न देखने को मिलेगा। सेम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी एएमसी का आप क्यों ना उठा लीजिए। इसके बाद से मैं इसको फिर से टाइम पीरियड को बढ़ा करके 3 साल कर देता हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा 3 साल में रिटर्न सबका देखिए। बंधन एएमसी का देखिए 11.52, मोतीलाल ओसवाल एएमसी का देखिए 11.49, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए 11.45, एसबीआई निफ्टी देखिए 11.44, मतलब कि सबका रिटर्न लगभग सेम होगा। अगर टाइम फ्रेम को और मैं बढ़ाता हूं, अब मैं कर देता हूं 5 साल। अब इस 5 साल के टाइम फ्रेम में देखिए, अब आप देखिएगा 5 साल में बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स 17.52, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 17.34, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 17.31, निपॉन इंडिया 17.28, मतलब कि 17 के ही आसपास सभी रिटर्न दे रहे हैं। तो ये अंतर होता है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और पैसिव फंड में, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स है किसी भी एएमसी का आप लेंगे तो इनका जो स्टॉक पिक करने का तरीका होगा वो केवल और केवल रिप्लिकेट किया जाएगा इस इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स में जो स्टॉक्स होंगे और जिस प्रपोर्शन में होंगे, फंड मैनेजर उसी स्टॉक्स को पिक करेगा और उसी प्रपोर्शन में पैसे को उसमें इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर रिटर्न सेम रहता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई इंडेक्स फंड का एनएफओ आया हुआ है और अगर आपको उस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पोर्टफोलियो में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज लॉन्च हुआ कोई भी इंडेक्स हो या फिर पहले का कोई इंडेक्स हो, भविष्य में आपको सेम रिटर्न बना करके देगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब ये इंडेक्स है तो सबका रिटर्न बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये 17.52 दे रहा है और ये 17.26 दे रहा है, ये 17.34 दे रहा है, इतना थोड़ा सा गैप ही सही, लेकिन गैप तो हो रहा है।
तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी फंड मैनेजर के पास मान लीजिए यहीं एक एएमसी है और इसके पास टोटल 1000 करोड़ का मान लीजिए कि टोटल फंड आ गया जिसे ये इन्वेस्ट करना है इस निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो यहाँ पर इस निफ्टी 50 इंडेक्स में हो सकता है किसी स्टॉक में 7.543 का एक्सपोजर हो, किसी में मान लीजिए 7.2 का एक्सपोजर हो, किसी में मान लीजिए 5% का एक्सपोजर हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू आ रही है इसको जब इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो हो सकता है कुछ पैसे इधर उधर हो जाए। कहने का मतलब कि एग्जैक्टली नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई दूसरा एएमसी है, वो क्या कर रहा है, वो भी मान लीजिए उनके पास 5,000 करोड़ का टोटल फंड है और वो भी यहाँ पर पॉइंट के बाद भी अगर ट्रैक करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा इधर उधर होगा जिसकी वजह से रिटर्न में आपको अंतर देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रिटर्न आपको 1% से ज़्यादा देखने को मिले, जबकि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि 30% का गैप हो रहा था एक एएमसी में और दूसरे एएमसी में, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट पीरियड की जब बात आ रही थी और लॉन्ग पीरियड में आप देखेंगे तो 4% 5% का भी गैप वहां पर हो सकता है। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका 1% का गैप बनेगा, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सारे को देख लीजिए, लगभग यहां पर आपको 0.5% के ही गैप में सारे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि अगर आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना ही है तो आप आंख बंद करके किसी इंडेक्स के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस पोर्टफोलियो में। अगर आपका वो ऑलरेडी फंड नहीं है तब जाकर के उसके एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड के एनएफओ में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 साल 10 साल पुराना फंड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका पिछला हिस्टोरिकल डेटा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिस पर हम लोग रिसर्च करेंगे, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया एनएफओ एक्टिवली मैनेज्ड फंड का आपने ले लिया तो हो सकता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से मैच ना कर रही हो सकता है कि आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी बैलेंस करने के लिए ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो में और वो जीएम फ्लैक्सी कैप की तरह बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगा, तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए आपको कम से कम 5 साल 10 साल पुराना फंड लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है जब भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की बात आती है, ताकि आप उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझ पाएं फंड मैनेजर की। और बात आती है जब भी इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर का बायसनेस नेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि केवल रिप्लिकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को। इस वजह से किसी भी एएमसी का कोई भी नया इंडेक्स क्यों ना लॉन्च हो रहा हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आंख बंद करके। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।